सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि आखिर कैसे शाक्यगण और कोलियगण के बीच में रोहिणी नदी के पानी को लेकर विवाद होता है और उसी विवाद के चलते सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग करना पड़ता है, अपना घर छोड़ना पड़ता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग करने के बाद में क्या क्या होता है और आगे वे क्या करते हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट वही हम इसमें कवर करेंगे, जो कि हमारे विषय बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म, इस विषय के संदर्भ में महत्वपूर्ण पॉइंट है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ गौतम भारद्वाज नाम के परिवारजक के आश्रम पर जाते हैं और उनसे विधिवत तरीके से प्रवज्जित होते हैं। भारद्वाज से प्रवज्जा लेने के बाद सिद्धार्थ गौतम राजगृह जाते हैं। राजगृह उस समय मगध राज्य की राजधानी थी और मगध राज्य के जो राजा थे उनका नाम बिंबिसार था। तो वे मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाते हैं और राजगृह के पास में ही अपनी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। जब वे कुटिया बनाकर रहने लगते हैं तब उनके पास में और 5 परिवारजक आते हैं, तो वो भी सिद्धार्थ गौतम की कुटिया के पास में आकर अपनी कुटिया बनाते हैं और वहां रहने लगते हैं। तो उन 5 परिवारजकों के नाम होते हैं। पहले परिवारजक का नाम था कौंडिल्य, दूसरे का नाम वाष्प, तीसरे परिवारजक का नाम महानाम, चौथा अश्वजीत और 5वें परिवारजक का नाम भद्रिका रहता है। तो इन 5 परिवारजकों की सिद्धार्थ गौतम के साथ में मुलाकात होती है, आपस में बातचीत होती है और बातचीत होने पर तब वे परिवारजक सिद्धार्थ गौतम से कहते हैं कि क्या आपको ये पता है कि आपके जाने के बाद में शाक्यगण में क्या हुआ। तब सिद्धार्थ गौतम उनसे कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ये नहीं पता कि मेरे जाने के बाद वहाँ क्या हुआ, आप बताओ क्या हुआ। तब वो परिवारजक सिद्धार्थ गौतम से कहते हैं कि आपके गृह त्याग करने के बाद या आपके घर छोड़कर जाने के बाद में शाक्यगण के जो आम जनता थी, आम नागरिक थे, वे लोग कोलियगण के साथ होने वाले युद्ध के खिलाफ में सड़क पर उतर गए। उन्होंने आंदोलन किए और इस युद्ध के विरोध में उनके द्वारा शाक्यगण में आंदोलन किए गए। उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि शाक्यगण के सेनापति को फिर से एक सभा बुलानी पड़ी और उस सभा में फिर से प्रस्ताव रखा गया। एक प्रस्ताव युद्ध का था और दूसरा प्रस्ताव बातचीत का था। लेकिन इस बार बातचीत के प्रस्ताव को बहुमत प्राप्त हुआ, बहुमत मिला। और जब बातचीत के प्रस्ताव को बहुमत मिला तो तब शाक्य संघ ने आपने जो रास्ता बताया था, जो रास्ते की सलाह दी थी, तो उस सलाह के अनुसार उन्होंने अपने शाक्यगण में से 2 लोगों को चुना और कोलियगण में से 2 लोगों को चुनने के लिए कहा और उन 4 लोगों ने मिलकर एक 5वें व्यक्ति को चुना। इस तरह 5 लोगों की समिति बनाई गई और कोलियगण और शाक्यगण के लोगों को ये बताया गया कि जब कभी भी रोहिणी नदी के पानी को लेकर विवाद हो तो वो विवाद इस समिति के पास लाया जाए और ये समिति उस विवाद को सुनकर समझकर जो भी निर्णय देगी वो दोनों पक्षों को, यानी कोलियगण को और शाक्यगण को, वो निर्णय मान्य होगा। ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया। ऐसी बात शाक्यगण कोलियगण के लोगों को बताई गई और इस तरह जो कोलियगण के साथ में युद्ध होने वाला था वो युद्ध हमेशा के लिए टल गया। तो तब वे परिवारजक सिद्धार्थ गौतम को आगे कहते हैं कि आपने जिस कारण से गृह त्याग किया था रोहिणी नदी के पानी को लेकर या उस विवाद के चलते, जो कि शाक्यगण कोलियगण के साथ युद्ध करने वाले थे, तो इस बात को लेकर आपने गृह त्याग किया था। लेकिन अब वो मामला तो सुलझ गया है, अब युद्ध हमेशा के लिए टल गया है। वो समिति जो है वो हमेशा विवाद होने पर वो समिति ही निर्णय देगी और बातचीत से वो मामला सॉल्व हो जाएगा। तो अब आपके परिवारजक रहने का कोई कारण नहीं बचा। आप वापस अपने घर पर जाकर अपने माता पिता के साथ, अपने पत्नी और बच्चे के साथ में रह सकते हैं। तो उन परिवारजकों की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ गौतम कुछ देर विचार करते हैं और विचार करने के बाद उन परिवारजकों से कहते हैं कि यह बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, ये मेरी विजय है। लेकिन घर वापस जाने की बात पर सिद्धार्थ गौतम कुछ नहीं कहते हैं।
बाद में सिद्धार्थ गौतम जब अकेले में रहते हैं तब वे इस बात पर गंभीरता से विचार करते हैं कि क्या मैंने परिवारजक बने रहना चाहिए या घर वापस चले जाना चाहिए। तो इन दो बातों के बीच में उनका द्वंद्व चलते रहता है। वे मन ही मन सोचते हैं कि क्या मेरे अभी भी परिवारजक बने रहने का कोई कारण बचा हुआ है, जबकि शाक्य गण और कोलीय गण के बीच में युद्ध समाप्त हो गया है, तो क्या अभी भी मेरे लिए कोई समस्या बची हुई है। तो इन सारे प्रश्नों को लेकर उनके मन में द्वंद्व चलता रहता है, लेकिन गहराई से सोचने पर उन्हें उत्तर मिलता है नहीं। तो वे सोचते हैं कि शाक्य गण और कोलीय गण के बीच युद्ध की समस्या केवल मात्र एक विरोध की समस्या है। ये तो बड़ी समस्या का केवल एक अंग मात्र है। ये विरोध या युद्ध तो राजाओं और राज्यों के बीच में होता है। यह संघर्ष गृहस्थों में होता है, माता और पुत्र में होता है, पिता और पुत्र में होता है, भाई और बहन में होता है, दोस्त और दोस्त में होता है। किंतु इन सभी के बीच होने वाला संघर्ष तो कभी कभी होता है और ये अस्थायी होता है, कम समय के लिए होता है और फिर समाप्त हो जाता है। लेकिन वर्णों के बीच में जो संघर्ष होता है वो स्थायी है और वो लगातार जारी रहने वाला है। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण के बीच होने वाला संघर्ष स्थायी है, यह लगातार जारी है और संसार के दुखों के मूल में यही वर्ग संघर्ष है। फिर वे अपने आप से कहते हैं कि यह बात सही है कि मैंने युद्ध के कारण ही गृह त्याग किया था, लेकिन शाक्य गण और कोलीय गण के बीच होने वाले युद्ध के समाप्त हो जाने पर भी मैं घर वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरी समस्या ने बहुत व्यापक रूप धारण कर लिया है। मुझे उस सामाजिक संघर्ष की समस्या का समाधान करना होगा। उस सामाजिक संघर्ष की समस्या का समाधान करने की खोज सिद्धार्थ गौतम शुरू करते हैं। अब ये जो वृत्तांत बुद्ध और उनका धम्म इस किताब में दिया हुआ है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो हम लोगों ने ये बात अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि आखिर बुद्ध धम्म क्यों और किस समस्या के समाधान के लिए उत्पन्न हुआ। बुद्ध ने बताया कि दुख मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है अस्थायी दुख और दूसरा है स्थायी दुख। अस्थायी दुख को हम व्यक्तिगत दुख भी कह सकते हैं। अस्थायी दुख वह दुख होता है जिसमें संघर्ष तो होता है, विवाद तो होता है, दुख भी निर्माण होता है, लेकिन वह दुख अल्पकाल के लिए होता है, कुछ ही समय के लिए होता है। कुछ समय बाद वो दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। जैसे पिता और पुत्र के बीच में विवाद होता है, इससे भी दुख निर्माण होता है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहता है। 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन पिता पुत्र फिर मिल जाते हैं। इसी तरह माता और पुत्र के बीच में विवाद होता है, भाई भाई के बीच में विवाद होता है, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में विवाद होता है, दोस्त दोस्त के बीच में विवाद होता है, पति पत्नी के बीच में विवाद होता है। और इस विवाद के चलते दुख उत्पन्न होता है, लेकिन ये विवाद अधिक दिनों तक नहीं रहता है और ना ही ये दुख अधिक दिनों तक रहता है। अगर भाई भाई के बीच में विवाद हुआ तो वो 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बाद सुलझ जाता है। पिता पुत्र के बीच में हुआ वो भी सुलझ जाता है। पति पत्नी के बीच में विवाद होते रहता है, सुलझते रहते। तो ऐसे विवाद के चलते जो दुख उत्पन्न होता है वो अस्थायी दुख है। किंतु ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण के बीच में जो आपसी संघर्ष चलता रहता है, उस संघर्ष से जो दुख उत्पन्न होता है वो स्थायी दुख है, ये सामाजिक दुख है। और इस सामाजिक दुख को समाप्त करने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने अपनी खोज शुरू की थी। इस बात को हम बौद्धों ने अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वर्ण व्यवस्था का खात्मा करने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने अपनी खोज शुरू की। इस वर्ण व्यवस्था के कारण ही सामाजिक दुख निर्माण हुआ था और जिसकी वजह से करोड़ों लोग दुखी थे, उसका कारण ये वर्ण व्यवस्था थी। और इस वर्ण व्यवस्था को कैसे समाप्त किया जाए, यानी इस दुख को कैसे समाप्त किया जाए, इसकी खोज में ही सिद्धार्थ गौतम निकले हुए थे। और यहाँ से उन्होंने वर्ण व्यवस्था को कैसे समाप्त किया जाए इसकी खोज शुरू की। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सिद्धार्थ गौतम की यह खोज उन्हें कहाँ तक ले जाती है, उन्हें बोधि प्राप्त कैसे होती है और बोधि प्राप्त होने पर आगे वे क्या करते हैं, इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे
तो इसे लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए।